हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे विथ आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में समझेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रकाश। हमारा प्रकाश क्या होता है, देखिए इसमें दिया गया है कि प्रकाश, ठीक है, तो इसमें एक सूर्य दिया हुआ है और एक प्लेट दी गई है यानी अपारदर्शक, और इसमें देखिए एक पॉइंट दिख रहा है यानी जो प्रकाश की किरण है उसमें एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो हम जानेंगे प्रकाश क्या है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। उस विकिरण को जो हमारे आँख यानी जो प्रकाश का किरण है, उस विकिरण को जो हमारे आँख को संवेदित करता है, जिसे हम वस्तु को देखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। यानी इसको 1 नंबर में पूछ लेंगे तो आप क्या बताएंगे, उस विकिरण को जो हमारे आँख को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिए जब प्रकाश, इसमें दिया गया है आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित, ठीक है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखिए इसको समझते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार माध्यम से गिरता है, यानी जब प्रकाश किसी चिकने और पॉलिशदार माध्यम से गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से जो टकराता है, यानी जो प्रकाश जो चिकने तल से टकराता है तो वापस लौटने की क्रिया, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन कैसे है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम हमें बताने हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला दिया गया है आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और सेकंड है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी जो आपतित किरण है वो अभिलंब तथा परिवर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम। तो ये प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये 3 नंबर में पूछेगा अगर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पूछता है तो। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण का उपयोग हम लोग कब करते हैं, देखिए जिससे हम आम बोलचाल यानी आईना भी कहते हैं, यानी जो दर्पण है इसे हम लोग आईना भी कहते हैं। दर्पण में एक प्रकार होता है, यानी दर्पण एक प्रकार का होता है, ठीक है, एक प्रकार, जिससे हम लोग आईना देखने में किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यानी प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर। देखिए समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण वो दर्पण है जो आम तौर पर, यानी जो हम अपने घरों में इसमें चेहरा देखने के लिए, ये कांच की प्लेन प्लेट है, ये कांच की प्लेन प्लेट है जिसमें सिल्वर किया होता है, यानी जो उसकी जो प्लेट है वो सिल्वर की होती है, जिससे दूसरे साइड में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यानी हम अपने आप को खुद देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। अब गोलीय दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी जो ऐसा पृष्ठ जिनका परावर्तक गोल है वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें गोलीय दर्पण 2 दिया गया है। देखिए पहला हमारा है उत्तल दर्पण और सेकंड हमारा है अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण के 2 पार्ट्स हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, देखिए एक हम कांच की प्लेट ले लेते हैं, ठीक। कांच के बाहरी हिस्सा को सिल्वर कर देते हैं, यानी जो बाहर जो छोटे छोटे ये दिए गए हैं इसे सिल्वर कर देते हैं, तो ये अवतल दर्पण बन जाती है। क्या बन जाती है, अवतल दर्पण बन जाती है, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित है,
वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब गोली दर्पण क्या है, यानी उत्तल दर्पण कौन सा है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब गोली दर्पण के कुछ टर्म्स दिए गए हैं। तो पहला कौन सा है दिया गया है, इससे हम लोग समझेंगे दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, यानी ये 3 2 5 दिए गए हैं। गोली दर्पण के कुछ टर्म्स दिए गए हैं। तो हम लोग पहले अब इसे समझेंगे कि गोली दर्पण के टर्म्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे अवतल दर्पण। ठीक, कि अवतल दर्पण क्या है। देखिए, ये जो अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में एक कांच की प्लेट ले लेते हैं। ठीक, कांच के बाहरी हिस्सा को हम लोग क्या कर देते हैं, सिल्वर कर देते हैं, तो ये अवतल दर्पण बन जाती है। ठीक, अवतल दर्पण बन जाती है। अब देखिए, इसमें दिया गया है, यानी सबसे पहले दिया गया है P यानी पोल। ठीक, P हमारी, ठीक, तो P यानी ध्रुव। देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित है, यानी जो पोल है, जो पॉइंट दिया गया है, ये स्थित है। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। P अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं। सेकंड दिया गया है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, यानी मुख्य अक्ष जो है वो दर्पण के अभिलंब है। ठीक, वक्रता केंद्र यानी C, यानी जो सेंटर दिया गया है, इसमें देखिए C दिया गया है, तो C क्या है, देखिए C हमारा है वक्रता केंद्र, यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम लोग C से निरूपित करते हैं, यानी जो वक्रता केंद्र है उसे C से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद सेकंड है वक्रता त्रिज्या यानी R, यानी जो C और P के बीच की दूरी जो है वो R क्या है, देखिए वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और इसे हम लोग R से दिखाते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब इसको हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर, यानी मुख्य अक्ष पर जब बाहर निकलती है, मुख्य अक्ष पर यह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर मिलती है या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोली का दर्पण का मुख्य फोकस होता है और इसे हम लोग F से निरूपित करते हैं। देखिए, गोली दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम लोग F से निरूपित करते हैं, यानी इसका सिंबल होता है F, यानी इसका प्रतीक जो होता है वो F होता है। ओके, अवतल दर्पण के द्वारा हम लोगों ने गोली दर्पण के सारे टर्म्स को समझे। ठीक है, अब उसके बाद उत्तल दर्पण के द्वारा ही हम लोग इन सारे टर्म्स को फिर से एक बार समझेंगे। देखिए, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का ध्रुव यानी जो P है, इधर साइड देखिए P यानी पोल। ठीक है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्राय इसे P से निरूपित करते हैं। उसके बाद दिया गया वक्रता केंद्र यानी C। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम लोग C से निरूपित करते हैं। अब देखिए, इसको वक्रता त्रिज्या भी देखते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी R, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम लोग R से करते हैं। अब इसके हम फोकस दूरी देख लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या है। देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी जो बिंदु है, जो पोल दिया गया था P, ठीक है, उससे आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए, मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
इस अक्षर को हम लोग F से निरूपित करते हैं, यानी जो उत्तल दर्पण है उसे हम लोग F से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण इसे F से निरूपित करते हैं। तो अब हम लोगों ने उत्तल दर्पण के भी सारे टर्म्स को समझ लिए गोलीय दर्पण के द्वारा। अब सेकंड है हमारा F और R के बीच संबंध। F और R के बीच संबंध ये हम लोगों का न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे शॉर्ट में पूछ लेगा। F और R के बीच की दूरी का संबंध का सूत्र बताइए। तो क्या है, F = R/2। इसे हम लोग एक मैथमेटिक्स के रूप में लिखेंगे। तो देखिए F हमारा क्या है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ठीक। R हमारा है वक्ता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेंच, ठीक है, कर्वेंटर। देखिए F = R/2, ठीक है। क्वेश्चन हो गया F और R के बीच के संबंध, ठीक है। जो फोकस दूरी है वो वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, F = R/2। इसे हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे और एक नंबर में पूछ लेगा, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड है हम लोगों का है कि क्या है, देखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब है उसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये हम लोगों का 3 नंबर में पूछेगा कि प्रतिबिंब बताइए और वास्तविक प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जानने से पहले हम लोग को पता चलना चाहिए कि प्रतिबिंब क्या है। तो आइए जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। ये प्रतिबिंब हमारा यह बनाता है कि जिस बिंदु पर जो प्रतिबिंब है वो किस बिंदु पर कम से कम 2 परिवर्तित किरणें या प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। जो हमारे प्रतिबिंब है वो 2 किरणें कम से कम परिवर्तित किरणें होती हैं, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है। देखिए यह अब वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। ये तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, यानी दिखाई देती हैं। और मेन चीज़ तो ये है कि इस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड क्या है। सेकंड हमारा, ये तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बिंद, यानी बिंद और प्रतिबिंब की स्थितियाँ। यानी हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, किस केस में बनता है, किस वस्तु को रखने पर कहाँ बनता है, फोकस दूरी में रखने पर ये कहाँ बनता है, अनंत पर होता है तब कहाँ बनता है, वक्ता त्रिज्या होती है तब कहाँ बनती है। तो अवतल दर्पण के हम लोग प्रतिबिंब जानेंगे। तो सबसे पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, तो यानी केस 1 जब वस्तु अनंत पर हो तब। देखिए यहाँ पर एक कांच की प्लेट दी गई है, ठीक है, और उस पर कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, पॉइंट यानी P, ठीक है, P दिया गया है। हाँ, ले लेते हैं। कांच के बाहरी हिस्सा सिल्वर कर देते हैं, ठीक, और उसके बाद सिल्वर कर देते हैं। तो ये हम लोगों का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, देखिए किस वस्तु पर बनेगा। देखिए जब प्रतिबिंब वस्तु यानी अनंत पर होता तब इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी देखिए जो F है यहाँ से A से डायरेक्ट गया है और यहाँ पे सीकेंड यानी वक्ता त्रिज्या दे दी गई है, ठीक है। तो जब यहाँ से आती हुई प्रिंसिपल वैल्यू जब यहाँ से आती हुई प्रतीत दिखाई देती है, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और इसका वास्तविक तथा उल्टा एवं अत्यधिक छोटा बनता है। यानी जो वस्तु अनंत पर है तो वास्तविक इसका उल्टा तथा अत्यधिक छोटा होता है। तो ये हमारा होगा केस 1। केस 2 है कि ये क्या बनाता है, केस 2 जब वस्तु C पर हो तब। देखिए जब C पर हो,
सी के बीच, देखिए अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच किसी बिंदु पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किस बिंदु पर बनेगा, मतलब कैसा बनेगा। देखिए जब सी और अनंत के बीच एक वस्तु ले लेते हैं, सी से निकलने वाली किरणें कोई एक किरण आपतित करने वाली किरण है जो अवतल दर्पण से टकराती हैं परिवर्तन के नियम के अनुसार, जो परिवर्तन के नियम के अनुसार, और सी और एफ के बीच गुजरती हैं। ठीक, सी और एफ के बीच गुजरती हैं, यानी इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच बनता है तो इसका वास्तविक तथा उल्टा योग छोटा बनता है। ठीक, सेकंड है केस 2। केस 3 है जब वस्तु सी पर हो तो, जब वस्तु सी पर हो, देखिए जब वस्तु सी पर वक्ता केंद्र सी के बीच बिंदु पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बिंदु पर बनेगा। और कैसे बनेगा, सी के बीच एक वस्तु ले लेते हैं, सी से निकलने वाली किरण आपतित किरण वाली किरण है जो अवतल दर्पण से टकराती हैं, यानी अवतल दर्पण से टकराती हैं। प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, वास्तविक तथा उल्टा एवं समान साइज का बनता है। ओके, इसके 4th है जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए सर, देखते हैं। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तब वक्ता केंद्र सी के बीच किसी बिंदु पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु पर बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए जब सी और एफ अनंत के बीच एक वस्तु ले लेते हैं। कौन सी वस्तु ले ली गई, ओ ले ली। सी और एफ के बीच में एक वस्तु कौन सी ले ली गई, ओ ले ली गई है। ठीक है, ओ से निकलने वाली किरण आपतित किरण वाली किरण जो अवतल दर्पण से टकराती है तो सी और एफ के बीच क्या बनाती हैं, सी एफ प्रतिबिंब से बनता है। सी एफ के बीच, सी और एफ के बीच ओ आया। ठीक है, यानी केंद्र वक्ता त्रिज्या है, एफ यानी फोकस दूरी, तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, वास्तविक तथा उल्टा एवं विवर्धित बड़ा है। ठीक, उसके बाद है जब वस्तु एफ पर हो तो ये कैसा बनेगा। जब वस्तु एफ पर हो तो, देखिए जब वस्तु एफ यानी एफ पर हो तो जो ये है क्या बोलते हैं, सी यानी वक्रता केंद्र सी के बीच बिंदु पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु पर बने सी और अनंत के बीच, सी और फोकस दूरी के बीच एक वस्तु ले लेते हैं। सी से निकलने वाली कोई एक किरण आपतित करने वाली किरण है जो अवतल दर्पण पर बनती है, यानी जो एफ है वो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वस्तु है वो अनंत पर बनता है और वास्तविक तथा उल्टा एवं अत्यधिक बड़ा बनता है। क्या बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है। अब देखेंगे सर, लास्ट है जब वस्तु पी और एफ के बीच हो तो कैसे बनेगी, पी और एफ के बीच हो। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए जब वस्तु पी और एफ के बीच वक्रता केंद्र, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी के बीच किसी बिंदु पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु पर बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए जब एफ यानी फोकस दूरी और अनंत के बीच एक वस्तु ले लेते हैं, सी से निकलने वाली किरण कोई एक किरण आपतित किरण वाली किरण है जो अवतल दर्पण से होते हुए जाती है, तो परिवर्तन के नियम के अनुसार इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए ए से जा रही यहाँ पर सीधी निकल जाती है, दर्पण के पीछे बनता है। आभासी तथा सीधा ये विवर्धित यानी बड़ा होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे 2 नंबर में पूछ लेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग ये है, ऐसे दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक, दंत विशेषज्ञ द्वारा इस दर्पण का उपयोग किया जाता है और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक बड़े अवतल दर्पण का उपयोग भी किया जाता है। ये हमारे हो गया अवतल दर्पण के उपयोग।
अब हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण के यानी कन्वेक्स मिरर के लिए बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियाँ बतानी है, मतलब इसको बताना है कि इसकी स्थिति कैसे बनेगी, इसके केस बताने हैं, फोकस दूरी पर रखेंगे तब कैसी बनेगी, अनंत पर होगी तब कैसी बनेगी, वक्ता केंद्र कैसे किस पर बनेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पढ़िएगा। देखते हैं इसके आगे क्या है। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति यानी स्थिति तथा साइज बिंदु P और F तथा B C के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंदु की कुछ स्थिति के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की कुछ दूरी स्थितियों के लिए एक आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ये प्रतिबिंब आवर्धित छोटा है या समान साइज का होता है। इन्हें प्रक्षेपण यानी ये अवतल लेंस में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब उत्तल की बात करते हैं हम लोग कि उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर ध्रुव के बीच। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब प्रकृति स्थिति तथा साइज बिंदु P और F तथा C के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की कुछ दूरी स्थिति के लिए एक आभासी है। अब हम लोग इसमें जानेंगे अनंत पर हो तो कैसा बनेगा, यानी उत्तल दर्पण जब अनंत पर हो तो इसका कैसा बनेगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तब वक्रता केंद्र C के बीच बिंदु पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा किस बिंदु पर बनेगा और कैसा बनेगा। देखिए, जब वक्रता केंद्र अनंत के बीच एक वस्तु ले लेते हैं, C से निकलने वाली किरण कोई किरण आपतित करने वाली किरण जो उत्तल दर्पण से टकराती हैं, यानी जो उत्तल दर्पण से टकराती हैं, तो इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और आभासी और सीधा एवं अत्यंत छोटा होता है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट दिया गया केस 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच हो तो। देखिए, जब वस्तु अनंत ध्रुव P के बीच हो, देखो, जब वस्तु ध्रुव और अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बिंदु पर हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा किस बिंदु पर बनेगा और कैसा बनेगा। देखिए, जब वो C है यानी C, इसमें देखिए O दे दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस इधर I है इधर O। ठीक, से टकराने वाली से कोई एक वस्तु है, से किरण से टकराने वाली आपतित करने वाली एक किरण है जो उत्तल दर्पण से टकराती है। परिवर्तन के नियम अनुसार ये अनंत और ध्रुव यानी P के बीच बनती है, तो प्रतिबिंब P और F के बीच बनता है। ये देखिए, P और F के बीच एक अनंत बिंदु बन रहा है। ठीक, और ये कैसा है, आभासी और सीधा एवं छोटा है। ये हो गया। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है उत्तल दर्पण के उपयोग बताने हैं। इस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में बैक मिरर के रूप में किया जाता है, यानी जो गाड़ी है यानी बैक इसका जो पीछे है, इसका जो शीशा है, गाड़ियों के पीछे जो शीशे लगे होते हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल के रूप में। अब देख लीजिए, इसमें दिया गया है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है। ठीक है, दर्पण द्वारा परिवर्तन के मतलब चिन्ह प्रॉपर्टी। पहले हम लोग दर्पण के सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, दर्पण का सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F। V हमारा है प्रतिबिंब दूरी, V हमारा है वस्तु दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस, U मतलब वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F यानी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसमें आधे ज़्यादा लोग तो ये कंफ्यूज होते हैं कि निगेटिव फॉर्मूला कब यूज़ होगा, पॉजिटिव फॉर्मूला कब यूज़ होगा। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव कब यूज़ होगा दर्पण के सूत्र में। ठीक है, ओके, तो अब इसे समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो लेफ़्ट साइड लेंगे और मिरर जो लेंगे वो राइट साइड लेंगे, हम रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी।
बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। सेकंड पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। थर्ड है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स यानी पॉजिटिव एक्स अनुदिश और निगेटिव एक्स के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती। इसमें धनात्मक मानी जाती है जो पॉजिटिव टर्न है, और जो निगेटिव टर्न है उसमें ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर पॉजिटिव यानी वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरी धनात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी निगेटिव टर्न मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक, ये हमारा हो गया गोली दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। तो अब इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे? दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। फॉर्मूला ये था। अब देखिए इसमें देखेंगे सेकंड है आवर्धन क्या है। देखिए आवर्धन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन इंग्लिश वर्ड में। देखिए आवर्धन गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न व अपेक्षित विस्तार है, जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के लिए अनुरूप से व्यक्त किया जाता है। यानी जो आवर्धन है प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। देखिए इसका फॉर्मूला ये दिया गया है, m = प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यानी m = v/u। जो v है हमारा वो हमारा क्या है? v जो हमारा प्रतिबिंब दूरी और u जो हमारा है वस्तु की दूरी है। तो ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। मैथमेटिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला m = v/u। ये हो गया हमारा आवर्धन का सूत्र, और मैंने आपको बताया था दर्पण का सूत्र। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि दर्पण का सूत्र बताइए और आवर्धन का सूत्र बताइए। तो m = प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, ये होगी m = v/u। और दर्पण का सूत्र में 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब मैंने इसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपको बताया था। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्रकाश का अपवर्तन, यानी वो पार्ट 2 वीडियो होगी। ओके, तो अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके ब्लॉक में एक बेल आइकन उसे भी प्रेस करें ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन।